गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारा आज थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट में पहले करा चुका हूँ एमसीक्यू के, उसको आप पीछे जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये थर्ड पार्ट में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे और उसके कुछ आंसर्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑल द ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन द टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स इज अकॉर्डिंग टू। यानी कि ये कह रहा कि जो हमारी जो मनी के टर्म्स में हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, दूसरा गोइंग कंसर्न, थर्ड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, फोर है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे मैंने आंसर दिखा दिए पहले ही। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाकी जो ऑप्शंस हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कहता है कि जो एक साइड आपका बिजनेसमैन है और दूसरे साइड आपका बिजनेस है, तो ये दो आपके बिजनेसमैन और बिजनेस आपके अलग अलग एंटिटी होती हैं और इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है। इसीलिए यहाँ पे जो कैपिटल होती है, जो ऑनर जो कैपिटल लगाता है वो लाइबिलिटी हो जाती है बिजनेस के लिए, क्योंकि उसको पे ऑफ करना होता है टू दी ओनर ऑफ द कंपनी। इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल को दिखाते हैं। सेकंड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हमारी जो कंपनी है वो अभी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, उसका एक परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि वह अनलिमिटेड टाइम तक चलने वाली है। ठीक है, और इसलिए हम इसमें अपने एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये होता है। थर्ड होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वही कहता है कि हम वही टर्म्स को यहाँ पे, वही चीज़ों को हम, वही ट्रांजेक्शन्स को हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में यहाँ पे मेंटेन करेंगे जिनको हम मनी से मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनका मनी में मेजर कर सकते हैं। उन्हीं टर्म्स को हम, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम अपने अकाउंटिंग में यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा यही बोल रहा है कि वो मेजरेबल होने चाहिए मनी में। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारी जो अकाउंटिंग होगी वो एक सर्टेन पीरियड, टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड चलता है वो हमारा होता है एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर बेसिकली इसको बोला जाता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, और दूसरा जो कैलेंडर ईयर होता है वो हमारा जनवरी से दिसंबर के बीच में चलता है। तो पहले का आंसर हमारा सी आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है डिवाइडिंग द एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू इज अकॉर्डिंग टू। हाँ, ये कह रहा है कि हमारी जो एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल और रेवेन्यू के फॉर्म में किसके बेस पे डिवाइड किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तीसरा है मनी मेजरमेंट और चौथा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले की बात करते हैं बिजनेस एंटिटी। हमने ऊपर देख लिया था बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। दूसरा है गोइंग कंसर्न, हमने देख लिया था कि हमारी जो परपेचुअल सक्सेशन है बिजनेस का, हमारी अनलिमिटेड हमारा टाइम पीरियड के लिए हमारा बिजनेस चलने वाला है, वो अभी बंद नहीं होने वाला है। मनी मेजरमेंट भी हमने देख लिया कि जिसको हम मनी के टर्म्स में यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम अपने अकाउंटिंग बुक्स में यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं। और चौथा ऑप्शन होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपने कैपिटल और रेवेन्यू को यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है उनको कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज यू नो वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो विद इन द 1 ईयर हमें करने होते हैं, उनको बोलते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं जो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए होते हैं और जो कैपिटल एसेट्स पे हमारे किए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होते हैं और हम कह सकते हैं कि डे टू डे एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। और ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के लिए इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड हमारा जो चलता है 1 साल का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसके अंदर हम जो काम करते हैं उसको रेवेन्यू बोलते हैं, उसके अदर जो भी होगा वो कैपिटल होगा। तो इसके आंसर हमारा डी आंसर सही होता है। थर्ड है वाइल पुटिंग द वैल्यू और प्राइस ऑफ एंटिटी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स द लोवेस्ट प्राइस इज रिकॉर्डेड, नॉट द करंट प्राइस और करंट मार्केट वैल्यू, दिस इज़ नोन एज। ये कह रहा है कि जब भी हम क्या करते हैं किसी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं तो उस रिकॉर्ड में हम उसकी लोएस्ट प्राइस को मेंशन करते हैं, न कि हम मार्केट प्राइस या करंट प्राइस को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बात करता है।
तो ये आंसर, इसका आंसर नंबर बी होता है। क्यों होता है उसका रीज़न जानते हैं। पहले हमारा होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कंजर्वेटिज्म जिसको बोलते हैं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं कि इसमें हम अपने एक सेफ चलते हैं, ठीक है। सेफ चलना जिसको बोलते हैं उसको बोलेंगे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसमें होता क्या है, अगर हमारी जो एसेट है, कोई भी एसेट है या जिसकी वैल्यू है, हम अगर उसको हायर प्राइस पे दिखाते हैं जो कि मार्केट प्राइस पर, या ठीक है करंट प्राइस पर दिखाएंगे या हायर प्राइस उसकी दिखा देंगे, तो उससे होता क्या है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगी, ज़्यादा हमारे पास एसेट की वैल्यूशन दिखाएगी। तो उससे होता क्या है कि जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो हमारे ज़्यादा से यहाँ पे डिविडेंड की डिमांड कर सकते हैं, है क्या। वो कैसे डिविडेंड की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हमें डिस्क्लोज करना होता है अपने शेयर होल्डर को। तो अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू पोजीशन नहीं दिखा रही है, यानी कि वो एक लेवल से ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्रॉफिट को दिखा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो शेयर होल्डर हैं वो भी हमारे ज़्यादा डिविडेंड की यहाँ पे डिमांड करेंगे, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें ओवर स्टेटेड कर दिया है चीज़ों को ना। तो उस चीज़ को अंडर स्टेटेड करने के लिए हमें हमेशा बच के चलना होता है। हमें अपने जो आइटम्स हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसको लोवेस्ट दिखानी होती है, ताकि हमारे पास पर्याप्त मनी, पर्याप्त जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे। इसलिए इसको कहा जाता है कंजर्वेटिज्म, यानी कि बचाव, टू प्लेइंग सेफ, ठीक है। इसको ये टू प्लेइंग सेफ बोला जाता है। तीसरा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब होता है कि हमारी जो भी वैल्यू होती है, जो भी एसेट होती है, उसको हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपनी बुक्स में हम उसकी कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं, यानी कि जो उसकी परचेज प्राइस होती है उस पर ही हम उसको हमेशा रिकॉर्ड करते हैं। परचेज प्राइस इन द सेंस उसकी जो परचेज प्राइस है प्लस उसकी इंस्टॉलेशन है, ठीक है, सब कुछ मिलाने के बाद जो प्राइस बनती है उसको परचेज प्राइस बोलते हैं। तो परचेज प्राइस पर ही, यानी कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उस पर ही उस एसेट को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। जो भी चीज़ें मनी में मेजर हो सकती हैं उन्हीं चीज़ों, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम अपने अकाउंटिंग में हम यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हैं, तो वो हमारी होती हैं पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, और दोबारा से मैं बता देता हूँ। पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, पर्सन या ये ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है वो पर्सनल होता है। रियल अकाउंट हमारी एसेट से रिलेटेड हो जाता है, और नॉमिनल अकाउंट हमारी जो एक्सपेंडिचर एंड गेन है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। तो हमारा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज, देखिए सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द सेंस की सैलरी अभी देनी थी लेकिन दी नहीं है, तो वो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए है, लाइबिलिटी है। तो ये हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एक तो पर्सनल अकाउंट है सैलरी, ठीक है, सैलरी हमारा किसी पर्सन को हमने देनी है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंस कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटस्टैंडिंग है, बची हुई है, किसको देना है ये पहले से रिप्रेजेंट है, तो इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये सब तो इससे रिलेटेड है नहीं, रियल अकाउंट है नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाता है। इंटरेस्ट अर्नड इज, इंटरेस्ट जो भी हमने अर्न किया वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक गेन है, इनकम है हमारे लिए, ठीक है। तो गेन या हम लॉसेस एंड गेन को हम किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नॉमिनल के अंदर। इंटरेस्ट अगर गेन हुआ है या इंटरेस्ट का हमने पेमेंट किया है तब भी वो किस में आता, नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही यहाँ पे आता। पर्सनल, रियल और नॉमिनल मैंने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये भी मैंने वो डिस्कस कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कमीशन पेड इज ए, कमीशन पेड भी हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आएगा, क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर हमें इंटरेस्ट हमारे पास रिसीव हो रहा है तो हमारे लिए गेन है। अगर हम इंटरेस्ट या डिविडेंड या कमीशन कुछ भी हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या है, हमारे पास वो लॉस या हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है वो। तो वो सारे एक्सपेंसेस हमारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर यहाँ पे आते, इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इज ए। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा होता क्या है, देखिए जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने देखा होगा इस तरह का टी शेप का अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास इसमें हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाते हैं, ठीक है।
और सारे यहाँ पे हमें निकालना क्या होता है, बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या निकाल के देता है, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करके देता है। उसके बाद ट्रेडिंग के बाद हम पीएनएल यहाँ पे बनाते हैं, पीएनएल से हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा किस तरह का अकाउंट है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जो जितनी भी हमारे सेल्स हुई थी उसमें से हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। और उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी डाउन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करने के बाद नेक्स्ट जो पीएनएल है, पीएनएल से हम उसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास सी ऑप्शन नंबर सही है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर हम एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंसेस एंड गेन्स को हम इंक्लूड करते हैं। 9th क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा किस तरह का अकाउंट है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं, अपना गेन एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑल रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिटेड टू, जितनी भी हमारे रेवेन्यू इनकम है उसको कहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं, तो उसको करते हैं हम पीएनएल में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब भी आप बनाते हो तो आप इस साइड क्या करते हो, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो, इस साइड हमारे जितने भी हमारे रेवेन्यू गेन्स होते हैं हम उनको यहाँ पे, रेवेन्यू इनकम्स होती हैं उसको यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे डालते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये बनता है, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल बनता है। ठीक है, उसको आप देख सकते हो डिटेल में। 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11th क्वेश्चन है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट द डिफरेंस इज। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं इस तरह से, इस साइड हमारा क्या होता है, डेबिट होता है, इस साइड हमारा क्रेडिट होता है। ये क्या बोल रहा है, क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट, क्रेडिट हमारा ज़्यादा है डेबिट से, तो ये क्या दर्शाता है, नेट प्रॉफिट। क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है, हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में हम सारी अपनी इनकम को, जो गेन है, रेवेन्यू गेन है जो, उसको यहाँ पे दिखाते हैं, और यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। तो अगर हमारी जो यहाँ पे हमारी इनकम है, इनकम हमारी ज़्यादा रहेगी, जितनी भी इनकम है उसमें से सारी एक्सपेंसेस हमने माइनस कर लिया, सारे एक्सपेंडिचर, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे हमने माइनस कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, गेन, यानी कि नेट प्रॉफिट हमारे पास निकल के आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट में निकालते हैं। ट्रेडिंग के बाद जब हम इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास ये डिफरेंसेस ये ज़्यादा हो जाता है, और इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद इस साइड में हमारे पास जितना भी हमारे पास ज़्यादा बचता है, एक्सेस अमाउंट होता है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो आपका ऑप्शन नंबर इससे ए सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये थे आपके आज के 11 क्वेश्चंस। आई होप कि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। मैं हर एक क्वेश्चंस का एक एक जो ऑप्शन है उसको भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाए। ओके गाइज, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे। ये तो बेसिक्स अकाउंटिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे टॉपिक हमारे पास हैं, उसको लेके आऊँगा मैं। तब तक आप इसको प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके चले जाना, और एक लाइक का बटन भी दबा देना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।